Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to cover a topic and the title is the usage of no sooner than. Student, this is the most important topic and I am sure that one question is going to come in your competitive exam, especially the entrance exam of AU. Okay, अगर आप चाहते हैं कि इसको properly समझ में आ जाए क्योंकि ये बहुत important है. Okay, so let's see how to use. No sooner than एक negative word है. जब भी कोई सेंटेंस एज सून एज से दिया जाए और उस कहा जाए कि कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव, तब हम क्या यूज करते हैं उसे नो सूनर से. लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे आता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नो सूनर से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखा होता है और उसके 4 ऑप्शन लिखे होते हैं. आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. क्लियर? सो लेट्स सी हाउ टू यूज नो सूनर. नो सूनर जैसे ही आएगा, सबसे पहले नो सूनर वर्ड होगा. एज सून एज का नेगेटिव क्या होगा? नो सूनर. क्लियर? नो सूनर लिखेंगे. लेकिन इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. इट कैन बी सॉल्व इन 2 वेज. पहला क्या है, जैसे ही हम नो सूनर लिखेंगे उसके तुरंत बाद हम डेड लिखेंगे. क्लियर? और उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, या कोई थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, यानी ये फिर सब्जेक्ट आएगा. और जैसे कि आपने पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में पढ़ा है कि जब भी हम डेड का यूज करते हैं तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. क्लियर? देखिए स्टूडेंट, यहीं पर एरर आती है. डेड भी लगता है और उसके साथ लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं. यही एरर आपको फाइंड आउट करनी है. तो याद रखिए, डेड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. और एक और चीज, नो सूनर हमेशा देन कंजंक्शन के साथ ही आता है. यानी जहां पर भी नो सूनर रहेगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर देन आएगा. क्लियर? एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा वे क्या है, पहले नो सूनर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हैड लगेगा. जैसे यहाँ डेड लगता है वैसे यहाँ पर क्या लगेगा? हैड. फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. क्लियर? और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ये तो आपको पता ही है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है. हैड के साथ पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो इसी तरह हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आएंगे. और कंजंक्शन क्या लगेगा? देन. क्लियर? ये नो सूनर यूज कहाँ होता है? कभी कभी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 क्लॉज होते हैं. जैसे मैं स्टेशन पर पहुंच ही पाया था कि ट्रेन चली गई, या जैसे ही क्लास में टीचर पहुंची कि बेल बज गई. अब इस सेंटेंस के 2 पार्ट है, एक तरह से 2 क्लॉजेज हैं. जैसे ही क्लास में टीचर पहुंची वैसे ही बेल बज गई. ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस में हम नो सूनर यूज करते हैं. यानी टीचर पहुंच ही नहीं पाई थी कि तुरंत बेल बज गई. गॉट इट? नाउ सी हाउ टू यूज. अब इसी स्ट्रक्चर को कैसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जस्ट सी दैट. नो सून, जैसे इसी सेंटेंस को, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द बेल रैंग. समझिए ये सेंटेंस है. अब इसे कैसे नो सूनर में चेंज करेंगे? नो सूनर, फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं. नो सूनर डेड. क्लियर? फिर सब्जेक्ट क्या है? द टीचर. अब एंटर. क्लियर? एंटर्ड नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि डेड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. नो सूनर डिड द टीचर एंटर्ड द क्लास. फिर कौन सा कंजंक्शन हमारा लगा? देन द बेल रैंग. क्लियर? ये पास्ट टेंस में होगा. दूसरा है नो सूनर हैड. यहाँ हैड आया, फिर सब्जेक्ट आया. हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म. नो सूनर हैड द टीचर entered the class then the bell rang. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आपको एग्जाम में एरर कहाँ आती है. एरर कैसे आती है? जैसे यहाँ डेड की जगह, यहाँ पर डेड की जगह कुछ और लगा दिया, हैव लगा दिया. क्लियर? चलिए अगर डेड ही लगाया तो यहाँ डेड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया, एंटर्ड. तो अगर आपको ये रूल पता रहेगा तभी तो आप पता कर पाएंगे कि यहाँ सेंटेंस में एरर है. डेड के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती. अगर ये दोनों माना सही दे दिया तो थर्ड एरर क्या लगा सकता है? ये देन की जगह देन कर सकता है. यहाँ देन होना चाहिए, THAN देन, और वहां क्या लिखा हो सकता है? THAN देन लिखा हो सकता है. या तो हो सकता है बट लिखा हो या व्हेन लिखा हो. यानी इस तरह कोई भी कंजंक्शन देकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेंटेंस में एरर है. मालूम तो कब चलेगा? जब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार रहेगा. क्लियर? नॉन सी, इसमें हैड की जगह हो सकता है हैड तो दिया, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, जबकि हैड के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ आपको तुरंत पता चल जाएगा एरर है.
इसी तरह देन के साथ एरर दे सकता है, यही बट व्हेन कोई भी कंजंक्शन लगा सकता है। क्लियर? तो इन दिस वे आपको अगर स्ट्रक्चर पता रहेगा तो जो सेंटेंस सही स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखा है आप उसे आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट यू डू लर्न टुडे? नो सूनर ऑलवेज कम विथ देन। क्लियर? नो सूनर हमेशा देन कंजंक्शन के साथ ही आता है, इसे आप रट लीजिए। दिस शुड बी लर्न बाय हार्ट। दूसरा, इसको स्ट्रक्चर दो है, एक स्ट्रक्चर में डिड यूज होता है, दूसरे में हैड। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंजंक्शन क्या यूज होता है? देन। क्लियर स्टूडेंट्स? now we are going to see some other example through which it will be clear totally. Okay, now just have a screenshot. Okay students, now let's do some example. See, 3 examples are written and what is the instruction? Find the error. Clear? इसी तरह आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा and you will have to find the error. See, no sooner did I reach the station than it started raining. अब इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ एरर है। स्ट्रक्चर क्या था? पहले नो सूनर आएगा, फिर उसके बाद डेड आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट भी आया। अब आपको डेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। और ये रीच्ड क्या है? दिस इज द थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? रीच, और ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो यानी हमारे सेंटेंस में यहीं पर एरर आ गई। क्लियर? आगे क्या है? रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, बाकी सब तो सही है। एरर हमारी कहाँ है? यहाँ पर है, यानी ये रीच्ड ना होकर क्या होना चाहिए? रीच। क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नो सूनर हैड, इसमें दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो किया गया। नो सूनर के बाद हैड आया है, फिर ही हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है? सॉ। ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी, सॉ, सीन। यानी यहाँ पर सॉ ना होकर क्या होना चाहिए? सीन। क्लियर? नो सूनर हैड ही सीन मी देन ही फ्लेड अवे। फ्लेड क्या होता है? यानी वो वहां से भाग गया। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। क्लियर? नाउ सी द लास्ट एग्जांपल। नो सूनर हैड आया है, ठीक है, नो सूनर के साथ हैड आया, फिर सब्जेक्ट द प्रिंसिपल। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सीटेड, ये भी थर्ड फॉर्म है। फिर क्या होगा? अब यहाँ देन आना चाहिए। स्टूडेंट ये क्या लिखा है? दिस इज THEN देन, दैट मीन्स हियर इज द एरर। वहां पर आपकी एरर है। क्लियर? इन दिस वे दिस सेंटेंस विल बी फाइंड आउट वेयर द एरर इज देयर। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो इजिली आप एरर को फाइंड कर लेंगे। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल ऑफ सेमी negative word, that is hardly, scarcely and barely. Okay student, I hope ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे जस्ट सी, अगर कोई सेंटेंस एज सून एज से दिया हो, 12th के एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एज सून एज ही रीच द होम कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सून एज का मतलब क्या होता है? कि जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही वो हुआ, यानी जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश होने लगी। ये इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा, यानी एज सून एज का यूज करके एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा? यूज नो सूनर देन। यानी इसी सेंटेंस को आप कन्वर्ट करिए और आपको यूज क्या करना है? नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज तो आपको समझ में आ ही गया। नो सूनर देन को 2 तरीके से यूज करते हैं। पहले एज सून एज को आपने तुरंत किस में कन्वर्ट कर दिया? नो सूनर में। फिर उसके बाद डेड लगाते हैं। क्लियर? डेड हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने क्या लगाया? यहाँ पे डेड लगाया। फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट हमारा ही है, ठीक है। डेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर अदर वर्ड्स आए, ही रीच्ड द होम। फिर कंजंक्शन, ये जो कॉमा है, यहाँ कॉमा दिखाया गया एज सून एज में, और उस कॉमा की जगह पे हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? देन इट स्टार्टेड रेनिंग। बाकी पूरा सेंटेंस आपका वैसा का वैसा ही रहा। क्लियर? इसी सेंटेंस, इसी नो सूनर को आप हैड से भी यूज कर सकते थे। यहाँ डेड की जगह क्या आ जाता? हैड आ जाता, और जब हैड आता तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? थर्ड फॉर्म आती। बाकी सब चीज आपका एज इट इज। क्लियर? तो एज सून एज से अगर सेंटेंस दिया हो, उसे नोट सूनर में आपको कन्वर्ट करना हो तो इजिली आप कर सकते हैं।
एज सून एज का नेगेटिव क्या होता है? नो सूनर। क्लियर स्टूडेंट? ये तो आपको क्लियर हो गया। पर अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसमें क्या है? एज सून एज शी कॉल्स मी। एज सून एज तो है, लेकिन शी कॉल्स, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कॉल, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, यानी कौन सा टेंस है ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो और यहाँ पे क्या था? ही रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये क्या था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते थे? डिड। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डू या डज। तो कैसे सॉल्व होगा? एज सून एज का क्या हो गया? नो सूनर। क्लियर? अब हमारा यहाँ पर डू या डज आना। अब हमें देखना पड़ेगा या डू आएगा कि डज। कैसे? शी कॉल्स। क्लियर? अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है? डज। इसलिए यहाँ पर क्या आया? डज। फिर सब्जेक्ट आया शी, और यहाँ पे वापस डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कॉल्स का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कॉल। अब जब हम डज यूज करते हैं, ये तो एस या ईएस ये जो होता है वो वहां से हट जाता है, इसलिए कॉल्स का क्या हो गया? कॉल। ओके। एज सून एज शी कॉल्स मी का क्या हो जाएगा? नो सूनर डज शी कॉल मी, फिर कॉमा की प्लेस पे क्या हो जाएगा? देन आई गो देयर। बाकी सब चीज वैसे का। क्लियर स्टूडेंट? तो हमेशा नो सूनर के साथ डेड या हैड ही लगता है, बट अगर इसे एज सून एज वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो और यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम डू या डज का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम सेमी नेगेटिव वर्ड्स लाइक हार्डली, स्केर्सली, बेयरली एंड सेल्डम। So let's have the rule and with example. Okay students, now we are going to see the uses of semi-negative words hardly and scarcely. Hardly and scarcely को semi-negative word क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक तरह से जो not है वो hidden है। कहने का मतलब है कि इन words के साथ कभी भी not को नहीं यूज किया जाता, क्योंकि ये not एक तरह से अपने आप को उसमें छिपाए हुए हैं, ये hidden रहते हैं, इसलिए इनको semi-negative words कहा जाता है। क्लियर? Now see how to use. Hardly या scarcely का मतलब होता है मुश्किल से। जैसे जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, जैसे मैं बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा ही था कि ये हो गया या वो हो गया, इस तरह की बात, यानी दो तरह की बातें, दो बातें एक के बाद एक घटित हो रही हो, तो ऐसी जगह पे हम ये हार्डली या स्केर्सली का यूज करते हैं। जैसे नो सूनर का किया था बिल्कुल उसी तरह, लेकिन नो सूनर के साथ हमारा कंजंक्शन क्या था? देन। और हार्डली स्केर्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन लगता है? वो है व्हेन या बिफोर, यानी एनी वन ऑफ देम यू कैन यूज, यानी दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज। सबसे पहले हार्डली या स्केर्सली, दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज करेंगे। उसके बाद जैसे नो सूनर में होता था, उसके बाद हम हैड लगाएंगे। क्लियर? जैसे मैं बड़ी मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। क्लियर? तो इसमें दो काम हो गया, बड़ी मुश्किल से वो स्टेशन पर पहुंचा ही था, तो इसको क्या कहेंगे? चाहे हार्डली से आप इसे प्रेजेंट करिए, चाहे स्केर्सली से। मैं पहुंचा था यानी मैं पहुंच चुका था, इसलिए इसमें क्या लगाया गया? इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया गया। और पास्ट परफेक्ट की क्या आइडेंटिटी है? वहां हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? और जो नेक्स्ट क्लॉज रहता है, तभी ट्रेन आ गई, यानी ट्रेन आ गई थी, तो नेक्स्ट क्लॉज क्या रहता है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है। ओके, नाउ सी, हार्डली स्केर्सली यूज किया आपने, फिर हैड लगाया, हैड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, या कोई थर्ड पर्सन, कुछ भी, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर जो अदर वर्ड्स होंगे वो आएंगे, और कंजंक्शन में चाहे आप व्हेन यूज करिए चाहे बिफोर, यानी दोनों में से कोई एक। थ्रू द एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ सी, हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड। हार्डली स्केर्सली में से आपने हार्डली यूज किया, फिर हैड लगाया। हार्डली हैड, सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, हार्डली के साथ वर्ब की, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास। ओके, फिर कंजंक्शन क्या लगाया आपने? व्हेन द बेल रैंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म रैंग, यानी इधर आपका पास्ट परफेक्ट यूज हुआ और उधर पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? हार्डली के साथ, और या इसी चीज को स्केर्सली करके भी हम यूज कर सकते हैं। सी, स्केर्सली हैड, ओके, स्केर्सली हैड
आई रीच द स्टेशन। हैड है इसलिए रीच का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ओके, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन बिफोर। अब इस सेंटेंस में मैंने बिफोर लगाया, आप यहाँ व्हेन भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड या बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हार्डली और स्केर्सली का यूज किया जा सकता है। अब आपको ये पता करना है कि स्ट्रक्चर आपको पूरा फाइनली पता रहेगा, तो कहीं पर भी कोई एरर देगा एग्जाम में तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर कैसे आता है, जैसे हार्डली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देते हैं, ये एरर हो गई। या हैड दिया, हैड की जगह यहाँ पर डिड दे दिया, ये एरर हो गई आपकी। या तो फिर व्हेन की जगह यहाँ पर दैन दे दिया, ये एरर हो गई। यानी इस तरह से आपको एरर दिख सकता है। एंड इफ यू नो द स्ट्रक्चर यू कैन फाइंड द एरर इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर स्टूडेंट, ये तो हार्डली हम पहले यूज करते हैं इसलिए कि इससे एम्फेसिस पड़ता है। मतलब एम्फेसिस का मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी वाक्य पर जोर देके हम बोलते हैं तो उसे यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखते हैं। लेकिन हार्डली को हम दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो हमारा यही स्ट्रक्चर आता है। क्लियर, लेकिन इसको इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। जस्ट सी दिस लास्ट वन, द मूवी हैड हार्डली स्टार्टेड। यानी बिल्कुल सिंपल पास्ट परफेक्ट की तरह हम यूज करेंगे, लेकिन हैड और स्टार्टेड के बीच में आपका ये हार्डली वर्ड आ जाएगा। ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये है कि इसका मतलब है कि हार्डली पर हम ज्यादा प्रेशर डाल के बात नहीं कर रहे हैं, उस बात को ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो सब जगह इसका यही स्ट्रक्चर आता है। क्लियर, तो ये रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये भी आपको पता चलना होना चाहिए कि इट कैन ऑल्सो बी यूज इन दिस वे। इस तरह से भी इसे यूज किया जा सकता है। क्लियर, द मूवी हैड हार्डली स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। बाकी सब चीज सही वही है, बस ये कि हार्डली यहाँ पर स्टार्टिंग में ना देकर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा गया। इसी तरह स्केर्सली भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता, ये वाला आता है, इसलिए इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। Okay students, I hope everything will be clear to you. So keep learning. Thank you.